नमस्कार बच्चों, 7th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 18वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले। बच्चों, इस पाठ का नाम संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया और ये है धनराज, जिसका नाम है धनराज पिल्ले। ये धनराज पिल्ले हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी था और इसका धनराज पिल्ले का साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया है, जिसे हमें पाठ के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। तो बच्चों, विनीता पांडे इनका साक्षात्कार ले रही, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो बच्चों आइए मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। इस साक्षात्कार का जो छोटा सा एक अंश है वो हमारे सामने पेश किया गया है। तो बच्चों आइए पाठ शुरू करने जा रही हूँ। विनीता 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 पांडे जो इनका साक्षात्कार ले रही हैं, वो इनसे बात कर रही हैं, वो इनसे प्रश्न पूछ रही हैं, उनके बारे में उनसे कुछ जानना चाहती हैं। तो पहले वो पूछती हैं, खिड़की खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवे कॉम्प्लेक्स का आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। उन्होंने उनके बारे में कुछ पूछा। तो धनराज पिल्ले अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। धनराज कहता है कि मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। हम गरीब थे, मेरे दो बड़े भाई थे, वो हॉकी खेलते थे, परंतु मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं हॉकी स्टिक खरीद लूँ। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। धनराज बताते हैं कि मुझे अपने साथियों से स्टिक उधार लेकर खेलना पड़ता था और स्टिक भी तब मिलती थी जब उनकी बारी खत्म हो जाती थी और मेरी बारी आती थी। तो मुझे बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि मेरी अपनी स्टिक नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत ही धीरज रखना पड़ता था। और मुझे सबसे पहले हॉकी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था, हॉकी कैंप के लिए, और मेरे भाई कैंप में जाते थे तो वो अपनी स्टिक उन्होंने मुझे दे दी थी। वो हालांकि वो पुरानी थी, नई नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही कीमती थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 वर्ष का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। धनराज बताते हैं कि जब मेरा जो हॉकी राष्ट्रीय हॉकी में चयन हुआ था, वो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में चयन हुआ था सन 1985 में। सबसे पहले मैं मणिपुर में खेला था और मैं उस समय 16 वर्ष का था, बिल्कुल दुबला पतला था, छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था, दुबली कद काठी के बावजूद भी। अब वो बता रहा है, धनराज बताता है कि मैं दुबला पतला होने के बावजूद भी मेरा दबदबा बहुत था। कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू जुझारू यानी बहुत ही मैं बहुत ही तेज खेलता था। कोई मेरे सामने आकर खेलना नहीं चाहता था, कोई खेल नहीं सकता था मेरे सामने। तो इस तरह से मैं मैदान में भी था, मैदान में भी जुझारू था और मैदान से बाहर भी था। सन 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। धनराज बताते हैं कि 1986 में मुझे सीनियर टीम यानी जूनियर से सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं अपना सारा सामान लेकर मुंबई आ गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। बताते हैं धनराज कि उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग के लिए खेल खेला था, हॉकी खेल। तो हम दोनों ने बहुत ही धूम मचाई थी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल खेल से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। धनराज बताते हैं कि उस समय मेरे मन में एक उम्मीद जागी कि मुझे होने वाले 1988 में होने वाले ओलंपिक खेल से नेशनल कैंप के लिए बुलावा आएगा, पर मुझे बुलावा नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के
कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया, तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था, बहुत ही मायूस हुए, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के लिए मेरा नाम चुना गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब देखिए बच्चों, विनीता धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनके बारे में कुछ लिखती है। वो कहती है, वो आपको कभी हँसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खीज से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव हैं। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की। विनीता पांडे बताती हैं कि वह कभी हमें हँसाता है, वह यानी धनराज। धनराज की कुछ बातें ऐसी जिससे सुनकर हमें हँसना आता है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर हमें रोना भी आता है। कभी वह हमें विस्मय से भर देता है, वह कभी-कभी तो ऐसे चमत्कार करता है कि उससे हम विस्मित हो जाते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कभी-कभी खीज से भी, यानी वो इतना तुनक मिजाजी है, इतना तुनक मिजाजी यानी ज़रा-ज़रा सी बात पर इतना चिढ़ जाता है कि उससे भी हमें अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। तो विनीता पांडे बताती हैं कि उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि उसमें कई प्रकार के रंग हैं, कई प्रकार के भाव हैं। वो भावुक भी है, चिड़चिड़ा भी है, उतावला भी है, सबको समझने वाला भी है, मातृभक्त भी है, मित्र प्रेमी भी है, ठीक है? तो इस तरह से सॉरी, विनीता पांडे बताती है कि उसने ठेठ ज़मीन से, यानी वह बिल्कुल ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बना है। यानी उसके पास कुछ भी नहीं था। एक समय ऐसा था कि उनके पास स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, हॉकी स्टिक खरीदने के लिए। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। माँ बहुत मुश्किल से घर खर्च चलाती थी। तो इस तरह से उसके पास इतना पैसा नहीं था और आज वह आसमान का सितारा बन गया। तो आगे विनीता पांडे उससे प्रश्न करती हैं धनराज से कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई है? तो धनराज बताते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी यानी बिल्कुल ही फिसला हुआ था, मतलब मैं पढ़ाई में बहुत पीछे था। मैं बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुँचा, मतलब बहुत ही मुश्किल से वो 10वीं तक पहुँचे, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। धनराज बताते हैं कि किसी तरह मेहनत करके मैं 10वीं तक पहुँचा, लेकिन 10वीं के बाद उसके आगे पढ़ना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। एक बात कहूँ, धनराज बताते हैं, विनीता पांडे से कहते हैं कि एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। धनराज कहते हैं कि यदि मैं हॉकी का अच्छा खिलाड़ी नहीं होता तो शायद आज मुझे चपरासी की नौकरी भी कहीं नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। वो कहते हैं कि आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स में आर्ट्स भले ही नहीं हूँ, मैंने बीएससी, बीए कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना? फिर भी आज मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, यानी मैंने हॉकी में बैचलर कर दिया, क्योंकि उन्होंने बीए तक की भी पढ़ाई नहीं की थी। वो कहते हैं और हँसते हुए कहते हैं, मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। इस तरह से विनीता कहती हैं कि आप इतने तुनुक मिजाजी क्यों हैं? कभी-कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। बच्चों, तुनुक मिजाजी का अर्थ है बात-बात पर चिढ़ जाना। तो वो कहते ही हैं कि कभी-कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। आक्रामक यानी उत्तेजित हो जाना, किसी बात को सुनकर जल्दी ही जोश में आ जाना, आवेश में आ जाना, चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। धनराज कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। वो कहता है कि मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। बिना लाग लपेट यानी बिल्कुल साफ साफ आदमी हूँ, साफ सुथरा हूँ। जो भी मेरे मन में आता है मैं कह देता हूँ, सीधे सीधे कह डालता हूँ, मन में नहीं रखता हूँ। बाद में मुझे कई बार पछताना भी पड़ता है, लेकिन मैं बिल्कुल साफ-साफ कहता हूँ, मुँह पर कहता हूँ। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। धनराज बताते हैं कि मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और दूसरे लोगों को उकसाने में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। वो बताते हैं धनराज बताते हैं कि मुझे ज़िंदगी में हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, यानी बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करके हर चीज़ को हासिल करना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं भावुक इंसान भी हूँ, मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों, अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। देखिए बच्चों, यहाँ पर धनराज ने कहा कि मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो यहाँ इस वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि माफ़ी माँगना, हर कोई लोग कहते हैं
नहीं, मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। जब माफ़ी माँगने की बात आती है तो हम सोचते हैं माफ़ी माँगने से हम छोटे हो जाते हैं, हमारा स्वाभिमान झुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माफ़ी माँगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है। धनराज पिल्ले भी यही कहते हैं कि मुझे माफ़ी माँगने में शर्म महसूस नहीं होती है। बच्चों, माफ़ी माँगने के लिए जिस प्रकार एक संकोच रहित हृदय हृदय होना चाहिए, यहाँ इस लाइन का अर्थ ये है कि माफ़ी माँगने के लिए जिस प्रकार एक संकोच रहित यानी शर्म रहित हृदय होना चाहिए, उसी प्रकार माफ़ी देने के लिए एक उदार हृदय होना भी आवश्यक है। उसी प्रकार माफ़ी देने वाले का हृदय भी उदार होना चाहिए। दोनों बातों का सरल या कठिन होना व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। माफ़ी माँगना और माफ़ी देना, दोनों बातों का एक सरल हृदय के स्वभाव एक व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसे माफ़ी माँगनी है या माफ़ी देनी है। अब विनीता बताती है, विनीता उससे पूछती है कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। उनके सबसे नज़दीक मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, अपनी माँ के सबसे नज़दीक है वो। वो कहते हैं, मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत करीब हूँ और माँ से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हम सबको अच्छे संस्कार दिए, भाई-बहनों को, और मैं उनके सबसे ज़्यादा करीब हूँ। यदि चाहे मैं भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ, लेकिन रोज़ रात को सोने से पहले एक बार माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ सँभालने की सीख दी है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही कहा है कि तुम्हें अपनी प्रसिद्धि मिली है तो उसे विनम्रता से संभालो। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। वो कहती है कि मेरी जो सबसे बड़ी भाभी है घर में, वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, वो भी मेरी माँ की तरह है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब विनीता बताती है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, एस्ट्रोटर्फ, जो कृत्रिम घास उगाई जाती है उस पर आपने हॉकी कब खेली? तो धनराज कहते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम करवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने की गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक-झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास भी उगाई जा सके। जब विनीता पांडे ने उसे कहा कि आपने कृत्रिम घास पर कब हॉकी खेली, तो उन्होंने बताया कि 1988 में मैं नेशनल खेलों के लिए दिल्ली गया था, तो मुझे सोमैया और जोक्विम कार्वाहल्लो ने मुझे एक कोने में ले जाकर उस कृत्रिम घास पर खेलने के गुर सिखा रहे थे, तरीके बता रहे थे। तो उस समय वो तो मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं घास को बार-बार छू-छू कर देख रहा था कि वास्तव में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, जिसने कृत्रिम घास भी उगा ली। एक घास तो अपने आप उगती है, लेकिन एक घास को उन्होंने कृत्रिम घास बनाकर उगाया। इस प्रकार से विनीता कहती हैं, हर युवक का अपना सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। उसके पास अपनी पहली कार कब आई? उसने पूछा कि आपके पास आपकी पहली कार कब आई? तो धनराज ने कहा, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। तब भी मैं मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबसे पहले एक सेकंड हैंड कार अरमाडा थी, जो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दी थी। मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी तो बन चुका था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मगर वो ये कहते हैं कि मगर ये ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। तुनक मिजाजी धनराज ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि शोहरत हासिल हो जाए तो पैसा भी हमें हासिल हो। मुझे शोहरत तो बहुत हासिल हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। पैसों की मेरे पास अभी भी तंगी थी। पैसों की तंगी के कारण मैं बहुत जूझ रहा था। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की मेरी हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फ़ोटोग्राफ़र ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो अब वो बताते हैं कि मुझे याद है कि मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, तो वहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ़र भी खड़ा था, तो उसने मेरी फ़ोटो खींच ली और दूसरे दिन अखबार में छाप दिया था, खबर छपा दी थी कि हॉकी का सितारा अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे-धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसे भेजना शुरू कर दिया। आज मेरे पास एक फ़ोर्ड आइकॉन है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। उसने बताया कि लेकिन मैं क्या कर सकता था?
लोकल ट्रेन के सफ़र का ही सफ़र मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा था, मैं जो भी कमाता था उससे घर परिवार भी चलाना था। घर के लिए धीरे धीरे पैसे भी जमा करने थे। पैसे जमा करके बहन की शादी की। अपनी माँ के लिए भी हर महीने मैं पूरे पैसे भेजा करता था। मेरे पास फोर्ड आइकॉन है। आज उसने कहा कि मेरे पास अभी फोर्ड आइकॉन है, जो मैंने सन 2000 में खरीदी थी। मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं। उन्होंने कहा, धनराज ने कहा कि वो मुझे किसी कॉर्पोरेट यानी खेल जगत से दिया हुआ कोई तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता ने बताया कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। आपको हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है, इसके बदले आपको क्या मिला है? तो धनराज कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिला था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना, उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई थी, उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। घर छोटा बहुत जरूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की हैसियत मेरी खुद की नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो इनाम खिलाड़ियों को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पहले तो इतने नहीं मिलते थे, लेकिन जो मिला उसे मैंने बचा कर रखा। और मेरी पहली जिम्मेदारी ये थी कि मैं घर परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना। विदेशों में जाकर जब मैं खेलता था, उससे जो कमाई हुई थी उसी से मैंने 94 में यानी 1994 में मैंने मुंबई में एक फ्लैट, पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम वाला एक फ्लैट खरीदा था। फ्लैट छोटा था, लेकिन हम सबके लिए काफ़ी था, घर वालों के लिए। फिर आगे 1999 में महाराष्ट्र की सरकार ने उसे एक पवई में, मुंबई के पवई में एक फ्लैट दिया था। ऐसा घर अब धनराज बताता है कि इतना बड़ा फ्लैट दिया कि उसे खरीदने की मेरी हैसियत तो कभी नहीं हो पाती। आगे बताते हैं कि विनीता बताती, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। तो धनराज बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। धनराज बताते हैं कि हॉकी एक ऐसा खेल है जिसके कारण मुझे हर जगह प्रतिष्ठा मिली, शोहरत मिली, पैसा भी हासिल हुआ, सब कुछ मैंने अपने जीवन में कमाया। बच्चों, संघर्ष के कारण इंसान हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। संघर्ष करते करते हमें धैर्य भी रखना पड़ता है। कई बार इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते अपना धैर्य खो जाता है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान संघर्ष करते करते अपने धीरज को खो जाता है। जब वो अपने धीरज को खो बैठता है तो उसका संघर्ष भी मिट्टी में मिल जाता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। यदि इसलिए हमें संघर्ष के साथ साथ धीरज को भी बनाए रखना होता है। जब तक हम संघर्ष कर रहे हैं और धीरज बनाए हुए, तब तक उस धीरज बनाए रखेंगे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी और हम आकाश की ऊंचाइयों को चूमते हैं। इसी प्रकार से भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं बच्चों। जैसे देखिए, पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, वो वो भी बिल्कुल ठेठ जमीन से आसमान का सितारा बने थे। आज हमारे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री दास नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पहले चाय बेचते थे, आज वो भारत के प्रधानमंत्री। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे भारत में बच्चों, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष के साथ साथ धीरज को बनाए रखा और वो आसमान की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं। तो बच्चों, धनराज पिल्ले के इस साक्षात्कार से हमें यही सीख मिली है कि हमने धनराज के बारे में ये जाना है कि इनके साक्षात्कार को पढ़ने से हमने ये जाना है कि धनराज की छवि एक ऐसे युवक की छवि के रूप में उभरती है, जो कठिनाइयों से न घबराने वाला और धैर्यशील व्यक्ति है और संघर्षशील व्यक्ति है। वह धनराज तुनुक मिजाजी भी है, स्पष्टवादी भी है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं करने वाला युवक भी है, लेकिन साथ ही साथ वह किसी को कष्ट में भी नहीं देख पाता है और मित्रता का सम्मान करने वाला है, भावुक है और मातृ भक्त भी है। मतलब माता की सेवा करने वाला भी है। तो बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।